हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। ये एनसीईआरटी बायोलॉजी का डिस्कशन है। हमारा टॉपिक चल रहा है जैव प्रौद्योगिकी यानी बायोटेक्नोलॉजी अध्याय 17। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्लोनिंग के बारे में डिस्कस करेंगे। क्लोनिंग क्या है? क्लोनिंग किसी अन्य कोशिका या ऊतक के निश्चित आनुवांशिक प्रतिकृति के निर्माण के प्रक्रियाओं का वर्णन करता है। यानी इसमें किसी एक जनक माता या पिता से अलैंगिक जनन के द्वारा बिना जनन किए हुए एक नए जीव का निर्माण किया जाता है, तो इसे क्लोन कहते हैं। डीएनए के प्रखंड से निर्मित क्लोन का प्रत्येक भाग के मूल प्रतिरूप के समान होता है। क्लोन शब्द सर्वप्रथम हर्बर्ट जे वेबर के द्वारा प्रयोग किया गया था। क्लोन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? हर्बर्ट जे वेबर। विश्व प्रसिद्ध भेड़ डॉली का क्लोन रॉसलिन इंस्टीट्यूट डेनबर्ग स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक डॉक्टर इयान बिलमुड के नेतृत्व में तैयार किया गया था। तो याद रखिएगा, जो डॉली नामक भेड़ थी, इसका क्लोन स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक डॉक्टर इयान बिलमुड के नेतृत्व में 1996 में तैयार किया गया था। और ये काफी जो है सुर्खियों में थी। डॉली डॉली जो थी, ये अपनी मां की मात्र एक सेल से जन्म ली थी। मात्र एक सेल से इसका जन्म हुआ था और इसके जन्म में कोई पिता का भूमिका नहीं था, कोई पिता नहीं था। पिता इसलिए नहीं था कि उसके जन्म के लिए शुक्राणु की कोई जरूरत नहीं पड़ी, ठीक है। और उसके आनुवांशिक लक्षण ठीक वही थे जो उसके मां के थे, क्योंकि वह एक जनकीय संतान थी। क्लोनिंग की जो प्रक्रिया है, क्लोनिंग कैसे की जाती है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए माता या पिता में से किसी एक से जो है क्लोनिंग की जा सकती है। जैसे वयस्क नर सुअर जिसका क्लोन बनाना है, या वयस्क मादा सुअर जिसे क्लोन बनाना है। तो मान लीजिए वयस्क जो नर सुअर है जिसका क्लोन बनाना है, वयस्क नर सुअर की त्वचा कोशिका के केंद्रक लेते हैं और इलेक्ट्रिक पल्स से त्वचा कोशिका के केंद्रक का केंद्रक रहित डिम्ब कोशिका में संलयन करते हैं। कोशिका संलयन के बाद जो होता है, कोशिका विभाजन होता है। और जब इस तरह से विकसित हो जाता है तो इसको क्या करते हैं, सरोगेट माता में प्रारंभिक चरण के भ्रूण का प्रत्यारोपण कर देते हैं और समय के अनुसार जो है क्लोन सुअर का निर्माण हो जाता है, क्लोन सुअर का जन्म हो जाता है। विभिन्न जीवों की जो क्लोनिंग के उदाहरण है, इसको समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, टैडपोल जो है 1952 क्लोनिंग में ये प्रथम सफलता जो है प्राप्त किया गया था। क्लोनिंग के दौरान 1952 में टैडपोल का जो क्लोनिंग था, ये सफलता का पहला चरण था। रॉबर्ट ब्रिक्स और थॉमस जे किंग ने उत्तर लियोपर्ड मेढक के द्वारा जो है क्लोनिंग की जो है शुरुआत की थी, क्लोनिंग की थी, ठीक है। लियोपर्ड मेढक। कार 1963 जीन के भ्रूण वैज्ञानिक टोंग डिजोंग के नेतृत्व में विश्व की प्रथम बार मछली का क्लोन नर मछली से, यानी जो कह सकते हैं कि जो मछली का क्लोन था, ये नर मछली से पृथक करके मादा मछली के अंडाणु में डाला गया था। चूहा, इसका जो क्लोनिंग की गई थी 1986 में वैज्ञानिक चाइला ख्यान विप्रेंसेव और सिविरिदोवा तथा याद रखिएगा निकितिन ने, इन तीनों ने सर्वप्रथम मासा नामक चूहे की क्लोनिंग की और यह किसी स्तनधारी का पहला क्लोन था। इसके बाद रीसस बंदर ट्रेटा एक रीसस बंदर था जो एक क्लोनिंग तकनीक के द्वारा बनाया गया था, जिसे भ्रूण विभाजन भी कहा जाता है। गौर, यह किसी संकटग्रस्त प्रजाति का पहला क्लोन था। गौर नामक बैल प्रजाति का एक नर क्लोन बनाया गया जिसे नोआ नाम दिया गया। अल्फा और बीटा मवेशी, ये दो बैलों के क्लोन थे जिन्हें 2001 और 2005 में ब्राजील में तैयार किया गया था। इसके बाद कैट कॉपी कैट, टेक्सास में क्लोनर्स ने 2004 में प्रथम क्लोनिंग बिल्ली का जन्म करवाया, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो राल्फ चूहा, यह क्लोन किया गया पहला चूहा था जिसे 2003 में तैयार किया गया था, ठीक है। इसके बाद इदाहो जेम खच्चर, 2003 में तैयार किया गया घोड़े की प्रजाति का यह पहला क्लोन था। और प्रोमोटिया घोड़ा जो है, यह 2003 में ही तैयार किया गया विश्व का प्रथम घोड़ा क्लोन था। डॉग स्नूपी 2005 में तैयार किया गया ये प्रथम क्लोन डॉग था, कुत्ता था। और समरूपा भैंस 2009 में राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान ने करनाल के द्वारा जो है तैयार किया गया प्रथम ये क्लोन भैंस था। पायरेनियन आइबेक्स, यह जंगली बकरी की विलुप्त प्रजाति है जो क्लोनिंग के माध्यम से पुनः अस्तित्व में आई, परंतु इसका क्लोन जन्म के बाद मात्र 7 मिनट तक जो है जीवित रहा। 7 मिनट के बाद इसका जो क्लोन था मर गया। इसके बाद है पश्मीना बकरी, ठीक है, नूरी। पश्मीना बकरी जिसका नाम था नूरी, यह पहली क्लोन
की गई पश्मीना बकरी है, इसकी क्लोनिंग शेर ए कश्मीर कृषि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कश्मीर के द्वारा रियाज अहमद शाह के नेतृत्व में की गई थी। देखिए, इसके बाद क्लोनिंग की जो विधियां हैं इसके बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले अगर बात करें तो जो सामान्य विकास या इन विट्रो जो निषेचन होता है कैसे होता है, तो देखिए जैसे स्पर्म और जो डिंबाणु कोशिका है ये जब मिलते हैं तो इनके बाद फर्टिलाइजेशन या इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है, इसके बाद युग्मनज बनता है, इसके बाद ब्लास्टोसिस्ट प्रक्रिया होती है और वयस्क मतलब कि कह सकते हैं जैसे यहाँ पे अडल्ट माउस है, इसके गर्भाशय में ये जो मतलब कि जो प्रोसीजर जो बन के तैयार हो जाता है इसके गर्भाशय में प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। इसके बाद क्या होता है, इससे इसके जैसा मतलब कि बच्चों का जन्म होता है। इसके बाद अगर बात करें तो दूसरा है मतलब कि प्रजनन क्लोनिंग। प्रजनन क्लोनिंग कैसे होती है, रिप्रोडक्टिव जो क्लोनिंग होती है जैसे अडल्ट सेल 2N। अडल्ट सेल नाभिक विहीन डिंबाणु कोशिका होता है और इसमें केंद्रक जो होता है आप देख सकते हैं ये केंद्रक है, और जो न्यूक्लियर ट्रांसफर होता है आप देख सकते हैं किस तरह से होता है, और इन दोनों के मिलने के बाद न्यूक्लियर ट्रांसफर एम्ब्रॉय का निर्माण होता है, 2N का निर्माण होता है। इसके बाद नाभिक प्रतिस्थापित ब्लास्टोसिस्ट की प्रक्रिया की जाती है और इसके बाद सरोगेट माँ होती हैं इनके गर्भाशय में इसको स्थानांतरण कर दिया जाता है और इसके बाद क्लोन चूहा का जो है निर्माण होता है, जन्म होता है। इसके बाद अगर बात करें तो चिकित्सकीय क्लोनिंग भ्रूणीय स्तंभ कोशिकाओं की व्युत्पत्ति, तो आप इसको समझ सकते हैं, आप देख सकते हैं जैसे ये रहा आपका रोगी की कोशिका, रोगी पेशेंट सेल, जो पेशेंट सेल्स होते हैं ये 2N होंगे और ये इसके अंदर जो केंद्रक होगा, केंद्रक आप देख सकते हैं ये केंद्रक विहीन डिंबाणु कोशिका होगा और इसके बाद न्यूक्लियर ट्रांसफर किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद केंद्रक स्थानांतरण भ्रूण तैयार होगा, 2N तैयार होगा। इसके बाद इसके अंदर जो आप देख सकते हैं कि केंद्रक स्थानांतरण ब्लास्टोसिस्ट जो है इस प्रक्रिया के माध्यम से ये जो प्रोसीजर है आगे बढ़ता है। इसके बाद इसके अंदर जो होता है ब्लास्टोसिस्ट के आंतरिक भाग के व्युत्पन्न भ्रूणीय स्तंभ कोशिका आप देख सकते हैं, और इसके जो भाग हैं जैसे पहला है रक्त कोशिकाएं, इसके बाद तंत्रिकाएं, पेशीय कोशिकाएं, इसी के अंदर रहता है और इन विट्रो विभेदीकरण होता है, ठीक है। तो इस प्रक्रिया को ध्यान में रखिएगा। क्लोनिंग के विभिन्न प्रकार हैं, वेरियस टाइप ऑफ क्लोनिंग। जैसे पहला है सूक्ष्म जीवी क्लोनिंग। सूक्ष्म जीवी जो क्लोनिंग है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्लोनिंग जो है आनुवांशिक रूप से परिवर्तित प्रत्येक सूक्ष्म जीवी कोशिका जितनी बार विभक्त होगी उसकी उतनी ही प्रतिलिपियां यानी कॉपीज बनती हैं या बनती जाएंगी और कुछ दिनों में ही जीन की मूल विशेषताओं से युक्त लाखों क्लोन कोशिकाएं बन जाएंगी। यह स्थिति जीन क्लोनिंग कहलाती है। कोशिका जो क्लोनिंग है, सेल क्लोनिंग, इसके बारे में अगर बात करें तो यह पादपों में संपूर्ण क्षमता, पशुओं में बहुत शक्ति के आधार पर संभव होती है। संपूर्ण क्षमता किसी भी जीवित पादप कोशिका के उसके पूर्ण पादप में परिवर्तित होने की एक एफिशिएंसी है, क्षमता है, जबकि इसके विपरीत बहुत शक्ति पशु शरीर में किसी भी प्रकार के कोशिकाओं के रूप में विकसित होने की संभावना या संभावित क्षमता को रखते हैं। सभी पादप संपूर्ण क्षमताधारी होते हैं, जबकि पशुओं में केवल निषेचित अंडाणु कोशिकाएं तथा भ्रूण की स्तंभ कोशिकाएं ही जो है संपूर्ण क्षमता होती हैं। प्राणियों के समान ही, याद रखिएगा, प्राणियों के समान ही पादप की कायिक और प्रजनन कोशिकाओं के मध्य स्पष्ट अंतर नहीं होता। इसके बाद पादप क्लोनिंग कैसे होती है, तो कई अनाज की फसलों को वैज्ञानिक ने जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से बेहतर बनाया है, उसमें सुधार किया है। सक्रिय रूप से विभाजित होने वाले याद रखिएगा मेरिस्टेमेटिक कोशिकाओं की सहायता से त्वरित विभाजित होने वाली विभाज्य ऊतक की कोशिकाओं के द्वारा तेजी से उत्पादन संभव है और ये कोशिकाएं पादपों के परिवर्धन जैसे जड़ों और परोहों के शीर्ष पर होती हैं, जिन्हें वृद्धि क्षेत्र कहते हैं। कृषि में रोग, सूखा और कीट प्रतिरोधक फसलें परिवर्धन के द्वारा सफलतापूर्वक जो है उत्पादित की जा चुकी है। आनुवांशिक रूप से परिवर्तित भोजन जैसे विटामिन ए बहुल चावल, लाइसिन बहुल दालों के बीज अब मानव भोजन के मुख्य जो है संगठक बनते जा रहे हैं। तो देखिए, पादप क्लोनिंग के माध्यम से जो है बहुत सुधार किया गया है। जैसे विटामिन ए से भरपूर चावल का उत्पादन हुआ, लाइसिन बहुल दालों के उत्पादन किए गए, ठीक है। और मतलब कि क्लोनिंग के माध्यम से
जो अभाव खाद्य पदार्थ के हैं उनमें वृद्धि की जा सकती है। तो कहीं कहीं मतलब कि कह सकते हैं इसका बहुत ज्यादा फायदा भी है और उतना ही नुकसान भी है, ठीक है, क्लोनिंग का। इसके बाद एनिमल क्लोनिंग कैसे होती है, पशु क्लोनिंग। देखिए पादप क्लोनिंग के अपेक्षा, जो पादप क्लोनिंग होते हैं, प्लांट क्लोनिंग जो होता है, इसके अपेक्षा जो एनिमल क्लोनिंग है ये अधिक जटिल है। तो एनिमल पशु क्लोनिंग बहुत ज्यादा जटिल है पादप क्लोनिंग के अपेक्षा, क्योंकि पशु कोशिकाएं परिवर्धन की जो है कंदुक अवस्था में पहुंचने के बाद संपूर्ण क्षमता विहीन हो जाती है, उनमें क्षमता नहीं होता है। और कंदुक अवस्था जीवों में भ्रूणीय विकास की वो अवस्था होती है जिसमें विभिन्न जर्म परतों का, जर्म लेयर का निर्माण होता है। जर्म लेयर्स भ्रूण की प्रारंभिक ऊतक परतें होती हैं जिन्हें भ्रूणीय ऊतक परतें भी कहा जाता है। बाद में यही विभिन्न ऊतकों में विकसित हो जाती हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि डॉली नामक भेड़ की क्लोनिंग किस प्रकार की गई। तो इयान बिलमुट और उनके साथियों ने रासलिन अनुसंधान संस्थान और स्कॉटलैंड में एक मादा भेड़ के स्तन की कोशिकाएं ली, ठीक है। स्तन कोशिका त्वचा, तंत्रिका और मांसपेशी कोशिकाओं से भिन्न होती है, याद रखिएगा। इन कोशिकाओं को, जो स्तन कोशिका था, इन कोशिकाओं को पोषण विहीन संवर्धन के माध्यम से जो है या इन पोषण विहीन संवर्धन माध्यम से रखने की व्यवस्था की गई इन कोशिकाओं को, जिससे इनमें कोशिकाओं का विभाजन रुक जाए और इनके क्रियाशील जीन काम करना बंद कर दें। इस प्रयोग में एक केंद्रक युक्त स्तन कोशिका को लिया गया तथा एक अन्य अतिथि मादा भेड़ से ली गई अंड कोशिका को केंद्रक विहीन किया गया और यह केंद्रक विहीन कोशिका भ्रूण के रूप में विकसित होने के लिए सक्षम होती है। इसके बाद स्तन कोशिका के केंद्रक को केंद्रक विहीन अंड कोशिका के साथ विद्युतीय उद्दीपन, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक स्टिमुलेशन के द्वारा संयोजित कर दिया गया। अब इस अंड कोशिका में माता का केंद्रक स्थापित हो गया। अंततः इसे आतिथ्य मां यानी होस्ट मदर के गर्भाशय में क्या कर दिया गया, मतलब कि रोपित कर दिया गया, ट्रांसप्लांट कर दिया गया, जहां वह एक मेमने के रूप में विकसित हुई और इस प्रकार एक भेड़ की आनुवांशिक प्रतिकृति डॉली का जन्म हुआ। जब एक समान या परिवर्तित अंडा को दाता मां यानी डोनर मदर के, जो डोनर मदर होती हैं, इनसे भिन्न किसी अन्य मां के गर्भाशय में रोपित किया जाता है, तब इस प्रकार की मां स्थानापन्न या धाय मां या सरोगेट मदर कहलाती हैं। तो सरोगेट मदर याद रखिएगा, यानी देखिए सरोगेट मदर का मतलब है कि दो मां है, ठीक है, एक की भूमिका होती है उसके गर्भाशय में बच्चों का, उस बच्चे का जो है उस भ्रूण का पलना। दूसरा, जो गर्भाशय से पहले यानी उस भ्रूण को गर्भाशय में रोपित करने से पहले जितने भी क्रियाएं हुई वो होस्ट मदर के द्वारा हुआ। उनके सारे मतलब कि जीन थे और उनके सेल्स या जिनसे मतलब कि क्लोन तैयार किया गया या जिनसे भ्रूण तैयार किया गया। इसके बाद एक मतलब कि डोनर माँ या कह सकते हैं कि दाता माँ जो है, जन्म देने वाली जो माँ है, उनके पेट में उसको स्थापित कर दिया गया, रोपित कर दिया गया उस भ्रूण को, और समय के अनुसार जो है समय पूर्ण होने के बाद सरोगेट मदर ने उस बच्चे को जन्म दिया, तो इसे सरोगेट मदर कहते हैं। स्तंभ कोशिका यानी स्टेम सेल्स क्या है? देखिए स्टेम सेल जो है ऐसी कोशिकाएं जिनमें शरीर के किसी भी अंग की कोशिका के रूप में विकसित होने की क्षमता होती है, स्तंभ कोशिकाएं यानी स्टेम सेल कहलाती हैं। तो स्टेम सेल ऐसी कोशिकाएं हैं जिनमें शरीर के किसी भी अंग के कोशिका के रूप में विकसित होने की क्षमता रखती हैं। स्तंभ कोशिकाओं में ऐसे लक्षण पाए जाते हैं कि ये कोशिका विभाजन के द्वारा अपनी संख्या को दीर्घ काल तक बढ़ाती रहती है और साथ ही ये कुछ निश्चित रासायनिक संकेतों को ग्रहण करने के बाद विशेषीकृत कोशिकाओं में विभेदित या रूपांतरित हो सकती है, याद रखिएगा। इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट है, देखिए मानव शरीर में स्तंभ कोशिकाओं का प्रत्यारोपण करके विभिन्न रोगों का उपचार किया जा सकता है, जिनमें आनुवांशिक बीमारी भी शामिल है। आनुवांशिक बीमारी को भी ठीक किया जा सकता है। स्तंभ कोशिका के जो प्रकार हैं ये दो प्रकार के होते हैं, भ्रूण की स्तंभ कोशिकाएं और दूसरा वयस्कों की स्तंभ कोशिकाएं। भ्रूण की स्तंभ कोशिकाओं को भ्रूण के विकास के प्रारंभिक चरण में प्राप्त किया जा सकता है, जबकि वयस्कों की स्तंभ कोशिकाएं विभिन्न अंगों जैसे बोन मैरो, ठीक है, इंटेस्टाइन यानी आंत और त्वचा में पाई जाती है, जहां ये क्षतिग्रस्त कोशिकाओं के स्थान पर नई कोशिकाओं का निर्माण करती हैं और उपयोग के आधार पर इन्हें तीन भागों में बांटा जा सकता है, टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट और मल्टीपोटेंट। तो उपयोग के आधार पर स्तंभ कोशिकाओं को
तीन भागों में बांटा गया है, टोटीपोटेंट, प्लूरीपोटेंट और मल्टीपोटेंट। तो टोटीपोटेंट क्या है? देखिए, निषेचित अंडों के प्रथम विभाजन के उपरांत उत्पन्न हुई कोशिकाओं को टोटीपोटेंट स्तंभ कोशिका कहते हैं। टोटीपोटेंट स्तंभ कोशिकाओं से प्लेसेंटा सहित शरीर के सभी कोशिकाओं का संवर्धन किया जा सकता है, याद रखिएगा। इसके बाद पिलूरी जो पोटेंट है, प्लूरीपोटेंट, निषेचन के 4 दिन बाद विकसित प्लूरीपोटेंट स्तंभ कोशिकाओं के द्वारा प्लेसेंटा को छोड़कर शरीर के अन्य सभी कोशिकाओं का संवर्धन किया जा सकता है। और मल्टीपोटेंट का मतलब है मल्टीपोटेंट स्तंभ कोशिकाओं के द्वारा कुछ ही कोशिकाओं का संवर्धन किया जा सकता है, और इसीलिए इसे सीमित उपयोगी स्तंभ कोशिका भी कहा जाता है। तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद मानव प्रजनन एवं जैव प्रौद्योगिकी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, मानव प्रजनन एवं जैव प्रौद्योगिकी। मानव प्रजनन के संबंध में जैव प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग निम्नलिखित रूपों में देखे जा सकते हैं। इन विट्रो निषेचन, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के बारे में अगर बात करें तो ये क्या है? तो देखिए, परख नली शिशु के निर्माण की जो तकनीक है, इसे जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मानव कल्याण के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण माना जाता है। परखनली शिशु के निर्माण के लिए माता से अंडाणु और पिता से शुक्राणु को लेकर प्रखनली में उनका जो है निषेचन कराया जाता है, फर्टिलाइजेशन कराया जाता है। तो जो फादर होते हैं, फादर के शुक्राणु और मदर से अंडाणु लेकर प्रखनली में जो है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कराया जाता है, और इस विधि में स्त्री को हार्मोन्स देकर उसमें अनेक अंडाणुओं का निर्माण कराया जाता है, जिससे उन अंडाणुओं को तरल माध्यम में संयोजित रखा जाता है। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या है। और पुरुष के शुक्राणु के निषेचन के बाद कुछ समय तक भ्रूण का विकास प्रखनली में होता है। ठीक है, उसे माता के गर्भाशय में, इसके बाद जब भ्रूण का विकास हो जाता है प्रखनली में, ठीक है, तो उस मतलब भ्रूण को माता के गर्भाशय में, यूटेरस में स्थापित किया जाता है, और इस विधि को इन विट्रो फर्टिलाइजेशन कहते हैं, क्योंकि इसमें निषेचन अप्राकृतिक अवस्था में कराया जाता है, मां के गर्भ से बाहर कराया जाता है, एक प्रखनली में कराया जाता है, इसलिए यह अप्राकृतिक अवस्था होता है। रॉबर्ट जी एडवर्ड और पेट्रिक ने इस सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। किसने? तो रॉबर्ट जी एडवर्ड और पेट्रिक ने। यह क्रिया अंडाणु दान के द्वारा जो है कराई जा सकती है। अगर जो अंडाणु होता है अगर दान दी जाती है तो ये प्रक्रिया संपन्न हो सकती है, जहां अंडाणु किसी अन्य स्त्री से लेकर शुक्राणु के साथ निषेचित कराया जाता है, जिसके फलस्वरूप बने जाइगोट को माता के गर्भाशय में स्थापित किया जाता है, और इस तकनीक के द्वारा रजोनिवृत्ति तक पहुंच चुकी स्त्री भी माता बन सकती है। इसके बाद अगर बात करें तो युग्मक अंतरा अंडवाहिनी ट्रांसफर यानी गिफ्ट। युग्मक अंतरा अंडवाहिनी ट्रांसफर क्या है? देखिए, ये जो है इनफर्टिलिटी यानी बांझपन के विरुद्ध एक तकनीक है। बांझपन को समाप्त करने वाला ये एक तकनीक है, और इस विधि में अंडाशय से अंडाणु लेकर शुक्राणु के साथ निषेचित कराया जाता है, और उसके बाद निषेचित अंडाणु को अंडवाहिनी में रख दिया जाता है। ठीक है, इस तकनीक का आविष्कार रिकार्डो एस ने किया था। रिकार्डो एस वे निषेचन की प्रक्रिया स्त्री के गर्भाशय में संपन्न करते थे। ठीक है, प्रखनली शिशु, याद रखिएगा, प्रखनली शिशु तकनीक के आविष्कार के बाद इस विधि का उपयोग कम हो गया, क्योंकि प्रखनली शिशु तकनीक के परिणाम और प्रक्रिया बेहतर थी, जिसे टेस्ट ट्यूब टेक्निक कहते हैं, या उनसे जन्म लेने वाला जो बच्चा होता है इसे टेस्ट ट्यूब बेबी भी कहते हैं। इसके बाद है युग्मनज अंतरा अंडवाहिनी ट्रांसफर यानी ZIFT, और यह एक सहायक प्रजनन प्रक्रिया है। यदि अंडवाहिनियों में रुकावट होने के कारण वहां निषेचन नहीं हो पाता है, फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो पाता है, तो इस तकनीक के द्वारा अंडाणु को अंडाशय से निकालकर उसे प्रयोगशाला यानी लेबोरेटरी में निषेचित कराया जाता है। उसके बाद निषेचित अंडाणु को लेप्रोस्कोपी के द्वारा अंडवाहिनियों में स्थापित किया जाता है, और इस विधि की सफलता दर जो है 64.8% है। जिफ्ट और गिफ्ट के बीच में मुख्यतः अंतर यही होता है कि जो जिफ्ट है, जिफ्ट विधि में निषेचित अंडाणु को सीधे अंडवाहिनी में स्थापित किया जाता है, और जो जिफ्ट मतलब कि जो GIFT है, इस विधि में शुक्राणु यानी गिफ्ट विधि में शुक्राणु और अंडाणु दोनों के मिश्रण का उपयोग किया जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर बात करें तो नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है परजीवी जंतु। परजीवी जंतु के बारे में अगर बात करें तो देखिए,
ऐसे जंतु जिनके डीएनए में परिचालन के द्वारा एक अतिरिक्त यानी बाहरी जीन जो है व्यवस्थित होता है, जो अपना लक्षण क्या करता है, अपना लक्षण व्यक्त करता है, याद रखिएगा, उसे परजीवी जंतु कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे परजीवी जंतु कहते हैं। इसमें जानवरों को विकसित करने के लिए जीन अभियांत्रिकी के द्वारा किसी अन्य जाति के क्रियात्मक जीन्स का प्रयोग करा दिया जाता है, प्रवेश करा दिया जाता है, एंट्री करवा दिया जाता है। और पैदा किए गए ट्रांसजेनिक जानवरों में चूहे, खरगोश, सुअर, भेड़, गाय, मछलियां आदि हैं। परजीवी जंतुओं में 95% से भी अधिक चूहे हैं। इन जंतुओं पर टीका, सुरक्षा और रासायनिक सुरक्षा परीक्षण या अविषाक्तता सुरक्षा परीक्षण जो है किया जाता है। परजीवी जंतु जैविक उत्पाद का निर्माण करते हैं। परजीवी सूक्ष्म जीवों को क्लोनीकरण के द्वारा व्यवहार में लाने योग्य बना लिया जाता है। कृषि रसायन आधारित कृषि, ऐसे पदार्थ जो कृषि क्षेत्र के जीवों के समुदाय या कृषि पारिस्थितिकी तंत्र के प्रबंधन में मदद करे, कृषि रसायन कहलाते हैं। और कृषि रसायनों के अंतर्गत उर्वरक, क्षारीयता और अम्लीयता लाने वाले कारक, मृदा अनुकूलन या अनुकूल, कीटनाशक, पशुपालन में प्रयुक्त रसायन या कह सकते हैं एंटीबायोटिक या हार्मोन्स आदि आते हैं। तो इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद है आनुवांशिक अभियांत्रिकी फसल आधारित कृषि। आनुवांशिक अगर बात किया जाए तो आनुवांशिक, ध्यान रखिए, आनुवांशिक अभियांत्रिकी फसल आधारित कृषि जो है इसके बारे में डिस्कस करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए, कार्बनिक कृषि के अतिरिक्त, कार्बनिक कृषि के अलावे आनुवांशिक अभियांत्रिकी के द्वारा अनाज की उत्पादकता और गुणवत्ता में वृद्धि की जा सकती है। ऐसे पौधे, जीवाणु, कवक और जंतु जिनकी आनुवांशिक बनावट को ट्रांसजेनिक प्रौद्योगिकी के द्वारा परिवर्तित किया जाता है, ये जीव आनुवांशिकता रूपांतरित जीव कहलाते हैं, जीएमओ कहलाते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाई ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। और इनके रूपांतरित जीनों, जो इनके रूपांतरित जो जीन होते हैं मानव उपयोगी होते हैं। आनुवांशिक पौधों के निम्नलिखित लक्षण या जो लाभ हैं, आप इसको ध्यान में रखिएगा। आनुवांशिक रूप से जो स्थानांतरित फसलों की जो विशेषताएं हैं, पहला है विपरीत परिस्थितियों में, जैसे ठंडा, सूखा, ताप से हानि हो रहे जो खाद्य पदार्थ हैं, तो विपरीत परिस्थितियों में इसके प्रति जो है अधिक सहनशील फसलों का निर्माण किया जा सकता है। तो ठंडा, सूखा, ताप को सहने वाले मतलब कि फसल का उत्पादन किया जा सकता है। रासायनिक पीड़कनाशी यानी प्रतिरोधी फसल पर भी कम निर्भरता करना इसका एक विशेषता है। फसलों की कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करने में भी ये सहायक है। फसलों की खनिज धारण क्षमता में ये सहायक है। और खाद्य पदार्थों के पोषण स्तर में वृद्धि, जैसे विटामिन ए समृद्ध धान जो है जिसे गोल्डन राइस कहते हैं, इसके ये उदाहरण है। तो पोषण स्तर में वृद्धि के लिए भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। कुछ आनुवांशिक रूपांतरित जो फसलें हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो कुछ जो आनुवांशिक रूपांतरित जो फसलें हैं, जैसे पहला है सुनहरा चावल, गोल्डन राइस। गोल्डन राइस विटामिन ए समृद्ध धान है, यानी इसमें गोल्डन राइस ए में जो गोल्डन राइस है इसमें विटामिन ए भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जो बीटा कैरोटीन पैदा करने में भी सक्षम होती है। बीटा कैरोटीन के कारण गोल्डन राइस का रंग पीला होता है। इसके बाद है पपीता। पपीता की जीएम प्रजाति जो कि रिंग स्पॉट विषाणु के आक्रमण से प्रतिरोधी है। इसके बाद है फ्लेवर सेवर टमाटर। यह आनुवांशिक रूप से रूपांतरित प्रथम फसल थी। कौन? फ्लेवर सेवर जो है टोमेटो, जिसका उत्पादन 1994 में व्यावसायिक तौर पर यानी व्यवसाय के बेस पर जो है मानव उपयोग के लिए किया गया था। और इस टमाटर में उपस्थित जीन पकने की क्रिया को जो है धीमा कर देता है, जिससे टमाटर लंबे समय तक भंडारित कर सकते हैं, सड़ने से बचा सकते हैं। इसके बाद है कैनोला। कैनोला इससे जो है तेल प्राप्त किया जाता है और इसका उपयोग जैव डीजल के रूप में किया जाता है। इसके बाद है बीटी कपास, बीटी कॉटन, और यह कीटनाशक का उपयोग कम करने के लिए जो बीटी कॉटन है कीटनाशक का उपयोग कम करने के लिए बनाई गई फसल है। और इसका जो बीटी है इसका मतलब है बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस। बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस में उपस्थित रसायन विशिष्ट कीटों लिथिडोप्टेसन, डिप्टेरॉन, मक्खी मच्छर जिसे कहते हैं आदि को मारने में यह सहायक है। तो बीटी का मतलब होता है बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस, और यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। इसके बाद है बीटी बैंगन, बीटी ब्रिंजाल। बीटी बैंगन एक जीएम फसल है जो बैंगन में मिट्टी के जीवाणु बैसिलस थ्यूरिजिएंसिस के एक क्रिस्टल प्रोटीन जीन के जीनोम डालकर बनाई गई है।
तो जो बीटी ब्रिंजाल है यह एक जीएम फसल है, ठीक है। और इसमें बैंगन में मिट्टी के जो जीवाणु है जिसका नाम है बैसिलस थ्रिवजिएंसिस, इसके एक क्रिस्टल प्रोटीन जीन, ठीक है, क्रिस्टल प्रोटीन जीन की जीनोम डालकर जो है इस बैंगन की जो है पौधा तैयार किया गया, बीज तैयार किया गया। इसके बाद है जैव उर्वरक यानी बायो फर्टिलाइजर, यानी इसका जो डिस्कशन है नेक्स्ट सेशन में करेंगे। बायो फर्टिलाइजर के बारे में नेक्स्ट सेशन में हम लोग डील करेंगे। तो अभी के लिए इतना ही है, और आप अपना प्रतिक्रिया देते रहिए। आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया, वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक आप ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आपको इस बुक का पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ अवेलेबल है। तो इसके लिए टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप या चैनल के कम्युनिटी बॉक्स में जाना होगा, वहां पे इसके रिगार्डिंग में इंफॉर्मेशन को अपडेट कर दिया गया है। और किसी भी प्रश्न या किसी भी टॉपिक, किसी भी क्वेश्चन में कहीं भी कोई भी डाउट हो, आप हमें फेसबुक पेज पे या इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।